अब है thinking about the text. Was Anne right when she said that the world would never be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या एन जो है उनका सोचना सही था जब वो ये कहती हैं कि एक 13 साल की बच्ची की जो एक्टिविटीज है, जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसमें उनको दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. It is a human tendency that kids are often not considered seriously by elders. जनरली बड़े लोग जो है कभी भी बच्चों को सीरियसली नहीं लेते. Being a 13-year-old girl, Anne thought that the most people don't want to give importance to a child perspective toward the world because they think that children are too immature to talk about worldly matters. एन को हमेशा ऐसा लगता था कि ज्यादातर लोग जो हैं बच्चों का जो एक नजरिया है दुनिया के प्रति उसको इतनी ज्यादा महत्वता नहीं देते, क्योंकि उनको ये लगता है बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं है कि वो दुनियादारी की बातें कर सके. However, Anne Frank's diary was popular among the masses and was translated into different languages, and she became one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. लेकिन एन फ्रैंक की जो डायरी थी वो सबसे ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हुई और उसको कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया और वो सबसे ज्यादा फेमस और डिस्कस जो होलोकॉस्ट विक्टिम्स थे उनकी एक तरह से बुक बनी. There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in, and in what way is the diary Anne's diary different? कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं डायरी और जर्नल एंट्रीज के बिफोर यू रेड सेक्शन में. अब आपको उनको कंपेयर करना है कि एन ने अपनी डायरी में क्या लिखा, किस तरह की लैंग्वेज जो है उस ओरिजिनल उसमें लिखी गई थी डायरी के अंदर, और किस तरह से एन की डायरी अलग थी. एन्स डायरी वाज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज में जो है उसको लिखा गया था. इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंट्रीज इन सेवरल एस्पेक्ट्स एंड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिफोर द टेक्स्ट. काफी अलग है उन एंट्रीज से जो और दी गई हैं या जो एग्जांपल्स दिए गए हैं टेक्स्ट से पहले. शी हैड नेम्ड हर डायरी एज किटी. उन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था. शी रोट इन एन इनफॉर्मल टोन व्हिच एक्सक्लूडेड द केयरफ्री नेचर ऑफ द टीनेजर. जिस तरीके से वो अपनी डायरी में एंट्री करती थी वो बिल्कुल एक इनफॉर्मल टोन थी जो एक उनके बिना किसी परेशानी के एक बिल्कुल केयरफ्री अंदाज जो होता है टीनेजर का उसके अनुसार लिखी गई है. She confided her feelings and secrets on it as she considered her diary to be her best friend. उन्होंने अपनी जितनी भी फीलिंग्स थे, सीक्रेट्स थे, सबको उस डायरी में एंटर किया क्योंकि वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी. She wrote a lot of personal events and memories in her diary which made it different from other diaries. उन्होंने बहुत सारे पर्सनल इवेंट्स और मेमोरीज जो हैं वो डायरी में लिखी जो उसको और बाकी डायरी से अलग बनाता है. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Anne को क्यों जरूरत पड़ी एक ब्रीफ स्केच देने की अपनी फैमिली के बारे में, और वो जो उनकी डायरी थी किटी उसको अंदरूनी या बाहरी तौर पर मानती थी. Anne gave a brief introduction of her family in the diary because she felt that it was hard to make others realize that a teenager like her could write about loneliness and all the events happening around her in a mature manner. एंड ने जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अपनी फैमिली का डायरी के अंदर क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि औरों को ये एहसास कराना बहुत मुश्किल है कि एक टीनेजर भी जो है अकेलेपन के बारे में लिख सकता है या उसके साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसको एक मैच्योरिटी के साथ जो है वो लिख सकता है. She talked about her adorable father, compassionate mother, beloved grandmother and loving elder sister in her diary Kitty. उन्होंने अपने फादर, अपनी मदर, ग्रैंड मदर और जो एल्डर सिस्टर थी सबके बारे में अपनी डायरी जो किटी थी उसमें मेंशन किया. Kitty was gifted to her by her parents on her 13th birthday and she considered it to be her best friend and treated it as an insider as she could confide all her feelings and emotions by writing on it. अब किटी को जो है तो उसकी 13th बर्थडे पे उसके पेरेंट्स ने ये एक डायरी गिफ्ट करी थी. इस डायरी को वो अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह मानती थी और उसके लिए ये एक इनसाइडर थी क्योंकि इस डायरी के अंदर वो सारी अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लिख पाती थी. हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, मिसेस क्यूप्रस एंड मिस्टर कीजिंग? व्हाट डू दीस टेल अबाउट यू अबाउट हर? एन जो है कैसा सोचती थी अपने फादर, ग्रैंडमदर, मिसेस क्यूप्रस और मिस्टर कीजिंग के बारे में, उनसे क्या पता चलता? Anne had fond of memories of her adorable father, her grandmother, Mrs. Cupress, and Mr. Keesing. Her maths teacher, who had left
indelible and lasting impressions on her mind and had a major impact in her life. इन सभी लोगों का, खासतौर से मिस्टर कीजिंग जो उसके मैथ्स टीचर थे, इन लोगों का एक ऐसा इम्प्रेशन है उसके माइंड पर जिसने काफी ज्यादा एक प्रभाव डाला है उनकी जिंदगी पर. The way she wrote about all of them in her diary revealed that Anne was very attached to each of these people and was quite good at understanding people. जिस तरीके से अपनी डायरी में इन्होंने इन सब के बारे में लिखा है, उससे ये पता चलता है कि एन जो है इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी और साथ ही साथ लोगों के लिए या लोगों के प्रति उसकी समझ जो थी उसको जो है दिखाया गया है. She had developed an everlasting bond and wonderful impersonal relation with each other. उसका जो है एक सबके साथ गहरा नाता था और साथ ही साथ एक रिलेशन था जिसको वो एक दूसरे से शेयर करती थी. What does Anne write in her first essay? Anne ने जो है पहले essay में क्या लिखा? Mr. Keesing had asked Anne to write an essay on the topic A Chatterbox as a punishment for her talkative nature. उसके टॉकेटिव नेचर की वजह से मिस्टर कीजिंग ने एन को एक पनिशमेंट दिया कि तुम जो हो चैटर बॉक्स नाम का एसे लिखो. इन दिस एसे शी रोट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ बीइंग टॉकेटिव एंड आल्सो आर्ग्यूड दैट शी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर हु वाज आल्सो वेरी टॉकेटिव. अब इस एसे में उसने उन सारे एक जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा जो लोग बोलते हैं उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में लिखा. साथ ही साथ तर्क ये भी दिया कि उसको ये जो हैबिट है बहुत ज्यादा बोलने की उसकी मदर से मिली है विरासत में, क्योंकि उसकी मदर भी बहुत बोलती है. She justified this by saying that nobody could do anything about inherited traits. अब अगर आप इस चीज को परेशानी मानते हैं तो ये विरासत में मिली, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता. It was therefore difficult to give up as a habit so easily and it also transformed a part of the student's trait. अब आप इस आदत को जो है इस हैबिट को इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं सकते, तो आपके एक डिसक्वालिटी की तरह जो है ये एक हिस्सा बन जाती है. Reading this, Mr. Keesing also had a hearty laugh at the argument given by Anne. अब उसके ऐसे को पढ़ने के बाद मिस्टर कीजिंग भी जो है वो दिल खोलकर हंसे कि उसने क्या तर्क दिए हैं जो टॉकेटिव उसको लेकर. फिर है Anne says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? Anne ने कहा कि ज्यादातर टीचर्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कब क्या करें पता नहीं चलता. तो क्या मिस्टर कीजिंग भी अनप्रिडिक्टेबल थे? कैसे? Anne cited the perfect example of Mr. Keesing as an unpredictable teacher because she felt that Mr. Keesing was indifferent towards her behavior, who always rebuked her for her talkative nature. अब Anne ने जो है मिस्टर कीजिंग को परफेक्ट एग्जाम्पल माना है अनप्रिडिक्टेबल टीचर का, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मिस्टर कीजिंग जो है वो थोड़े से अलग है उसके प्रति जो उसका बिहेवियर है और जो हमेशा उसको उसकी टॉकेटिव नेचर की वजह से डांटते रहते हैं. Although initially he punished her by assigning extra homework, but after reading her essays, he enjoyed a good laugh and thereafter never gave her such punishment and allowed Anne to talk in the class. अब शुरुआत में तो उन्होंने क्या किया कि उसको पनिशमेंट देने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क कराना है, ये सब किया. लेकिन जब बाद में उन्होंने उसके ऐसे पढ़े तो उसको पढ़ के उनको बहुत ज्यादा हंसी आई. फिर उन्होंने उसको जो है कभी भी इस तरीके का पनिशमेंट नहीं दिया और यहाँ तक कि एन को अलाउ भी कर दिया कि भाई तुम्हें बोलना है तो तुम बोल. What do these statements tell you about Anne Frank as a person? अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स ये हैं जिससे पता चलता है कि एन फ्रैंक कैसी थी. We don't seem to be able to get any closer and that's a problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. ये जो लाइंस हैं ये क्या दर्शाती हैं कि that Anne did not have any close friend with whom she could confide her secrets. कि एन के पास अपना कोई एक भी दोस्त नहीं था जिससे वो अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर सके. Therefore she blamed herself for her reserved nature. और इसके लिए शायद वो अपने आप को खुद को जिम्मेदार मानती थी कि उसका नेचर ऐसा है कि उसके कोई फ्रेंड नहीं है. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would, but I want the diary to be my friend. मैं उस तरीके से जो तथ्य हैं डायरी में नहीं लिखना चाहूंगी जैसे ज्यादातर लोग लिखते हैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ मेरी डायरी मेरी दोस्त बने. These line implies that Anne considered her diary Kitty to be her best friend and wrote all her emotions and secrets on it rather than simply jotting down facts like other people do. अब एन जो है इस डायरी को एक किटी की तरह नाम देकर उन्होंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था. सारे इमोशंस और सीक्रेट्स उसके अंदर लिखती थी बजाय खाली जैसे फैक्ट्स होते हैं और लोग डायरी में लिख देते हैं वैसे लिखने के. Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret.
मार्गरेट जो है वो हॉलैंड चली गई थी दिसंबर में और मैं फरवरी में आई, और मैं एकदम से, जैसे होता है ना, मार्गरेट के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह सामने रख दी गई थी। दिस स्टेटमेंट implies द ह्यूमरस नेचर ऑफ एन। मजाकिया अंदाज जो एन का था उसको दर्शाता है। शी हैड अ विटी पर्सनालिटी एंड रोट द लाइन इन अ फनी टोन। उनकी जो ना एक हंसी मजाक वाली पर्सनालिटी थी, बहुत ही चंचल टाइप की थी, और कुछ भी लिखती थी उसे हंस मजाक, जैसे व्यंग कहते हैं उसके अनुसार लिखती थी, या व्यंग्यात्मक जिसे कहते हैं वैसे लिखती थी। द वर्ड प्लंक डाउन एग्जिबिट्स हर सेंस ऑफ ह्यूमर। अब प्लंक डाउन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से उनके ह्यूमर को जो है वो दर्शाता है कि मेरे को एक गिफ्ट की प्रेजेंट की तरह टेबल पे उनके सामने रख दिया गया। If you ask me, there are so many dummies about the quarter of the class should be kept back, but the teachers are most unpredictable creatures on the earth. अब ये लाइन क्या दर्शाती है? This line implies that Anne thought that a quarter of the class are dumbheads and she was intelligent enough to make it to the next class. इस लाइन के अनुसार एन को लगता था कि क्वार्टर ऑफ द पोर्शन जो क्लास का है वो बिल्कुल बेवकूफ है, एक अकेली वही समझदार है जो अगली क्लास तक जाएंगी। She called all the teachers as the most unpredictable creatures on the earth because it was quite uncertain who will fail or pass and make it to the next grade. अब वो टीचर्स को अनप्रेडिक्टेबल इसलिए मानती थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यही नहीं पता है कौन फेल होगा कौन पास होगा, इसका भी कंफर्म नहीं है कौन नेक्स्ट ग्रेड तक जाएगा। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब ये लाइन क्या इंप्लाई करती है? This statement implies that Anne was talking about writing. जो लिखने की हैबिट है उसके बारे में वो बता रही थी। She was given extra homework to write essay by Mr. Keesing as a punishment for her talkative nature. अब मिस्टर कीजिंग ने जो है उसको पनिशमेंट के तौर पे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जिसमें उसको ऐसे लिखना था अपने टॉकेटिव नेचर के बारे में। Although that was extra work for her, but she wanted to do it with full vigor. अब कहने को वो उनके लिए एक्स्ट्रा काम था लेकिन तब भी वो उसके पूरे जोश से कर रही थी। She did not want to leave big spaces between the words to make the essay look voluminous. अब खाली ऐसे बड़ा दिखे इसके लिए वो ये नहीं चाह रही थी कि दो वर्ड्स के बीच में खूब गैप कर करके लिखा जाए, वो ऐसा नहीं चाह रही थी। She wanted to write convincing arguments to prove the essence of talking. वो सही में ऐसे तर्क लिखना चाहती थी जिससे ये चीज प्रूव हो सके कि हाँ वाकई में वो क्यों इतना बोलती है। That way her approach to writing was different from others. और इनका ये जो एक तरीका था राइटिंग के प्रति जो है ये और लोगों से काफी अलग था।